हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ओटीपी कैसे सेंड करते हैं और उसको फिर कैसे वेरीफाई करते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन रहेगा हमारा जो रिसेंड का ऑप्शन रहेगा। मीन्स अगर एक बार ओटीपी अगर मोबाइल में नहीं गया तो रिसेंड बटन पे क्लिक करने के बाद वापस से वो ओटीपी चला जाएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक डेमो बना के रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। उसके बाद हम कोडिंग सेक्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ तो इंटर वैलिड मोबाइल नंबर का मेरे पास मैसेज आया, राइट। अगर मैं कुछ ऐसा कुछ मोबाइल नंबर डालता हूँ, देखिए इंटर वैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है। और अब मैं एक वैलिड मोबाइल नंबर इंटर करता हूँ तो हमारे पास ओटीपी आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए ओटीपी सेंड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया हमारे पास और ओटीपी मोबाइल में आ चुका होगा। लेट मी चेक। 600591, ठीक है, 600591 है। मान लीजिए मैं 2 डालता हूँ, गलत ओटीपी डालता हूँ, सो ओटीपी डिड नॉट मैच। ओके, और मैं सही ओटीपी डालता हूँ, वेरीफाई ओटीपी, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, तो इसे हम बनाएंगे अभी स्क्रैच से। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो जाना है TwoFactor.in वेबसाइट पे और वहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, TwoFactor.in, यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपको पेज मिलेगा यहाँ पे अकाउंट समरी में जाना है और यहाँ पे आपको एपीआई की मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं कोडिंग कैसे करना। यहाँ पे हम वापस लौटेंगे TwoFactor.in और इसके एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ पे इन जगह पे हम वापस लौटेंगे, लेकिन उसके पहले हम कोडिंग सेक्शन में चलते हैं। तो कोडिंग सेक्शन में चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे मैंने पहले से कोड बना के तैयार कर लिया है, तो मैं कोडिंग वापस से लिखूंगा नहीं, बस मैं आपको समझाऊंगा कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो मैंने फिर से एक फाइल बना लेना है। मान के चलते हैं हम index.php फाइल बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। और यहाँ पे ये हम HTML में कोडिंग करना है हमें। ओटीपी वेरिफिकेशन यहाँ पे लिख देना है और फिर HTML पार्ट में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये HTML पार्ट में कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हो गया हमारा HTML पार्ट। मीन्स ये एक फॉर्म है हमारा, ओटीपी वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर इंटर करने का, ओटीपी इंटर करने का, ये पूरा एक फॉर्म है HTML का। और उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पे ये दोनों CDN लिंक मुझे इंक्लूड कर लेना अपने प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे अपने इस पेज पे, यहाँ पे हेडिंग सेक्शन में। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप का लिंक है, CDN लिंक है, और ये jQuery का CDN लिंक है। तो ये हमें अपने यहाँ पे इंक्लूड कर लेना है, क्योंकि jQuery का भी यूज होगा यहाँ पे और ये बूटस्ट्रैप का यूज किया गया है CSS के लिए। ठीक है, jQuery और एजेक्स का यहाँ पे यूज है ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप का यूज किया गया CSS के लिए। तो अभी हम अपने, अभी इस पेज पे नहीं चलते, हम अपने इंडेक्स पेज पे चलते हैं। ठीक है, इंडेक्स पेज पे देखिए यहाँ पे, अब इस पेज में आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास इंटर मोबाइल नंबर, इंटर ओटीपी, रिसेंड और वेरीफाई ओटीपी का मैसेज सब साथ में आ रहा है। तो इसे हमें बदलना पड़ेगा। हमें मतलब पहले में क्या चाहिए, सिर्फ मोबाइल नंबर का ऑप्शन रहे और सेंड ओटीपी का ऑप्शन रहे। तो उसके लिए अगर यहाँ पे हम जो पहली वाली कोडिंग में चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैंने स्टाइल है, ये कस्टम स्टाइल, इसे मैंने कॉपी कर लेना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब चलते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए वो हो गया हमारे पास, बस मोबाइल नंबर इंटर करने का ऑप्शन आया। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, इतने कोड को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे आते हैं। एक बूटस्ट्रैप का मैंने कंटेनर बनाया, क्लास कंटेनर, फिर उसमें एक रो बनाई, फिर उसमें एक कॉलम बनाया। ये तो बूटस्ट्रैप अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। और फिर यह भी क्लास एक डिवीजन बना दिया जहाँ पे सारे मैसेज दिखेंगे, ओटीपी मैसेज में जो भी मैसेज क्रिएट होगा, वैलिड मोबाइल नंबर, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, वेरीफाइड सक्सेसफुली, ये सारा मैसेज इसी पे दिखेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक डिवीजन बना लिया, इसकी क्लास ओटीपी मैसेज रख दिया। और ये मैंने हेडिंग यूज कर दिया है, ओटीपी वेरिफिकेशन लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब फॉर्म बनाया मैंने, मेथड पोस्ट रखा है, और जो पहला है देखिए इंटर मोबाइल नंबर, और उसमें जो इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाया है उसकी आईडी मोबाइल दी है, आईडी मॉब MOB, ये आईडी इसकी मैंने दी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बनाया है मैंने डिवीजन अलग से, जिसकी आईडी ओटीपी डिवीजन है, ओटीपी डिव। ये ओटीपी, ये जो आईडी है ये पहले हमारा
हाइड हिडन रहेगा, मीन्स ये पहले दिखेगा नहीं। देखिए ओटीपी डिव आपको नहीं दिख रहा है कि इंटर ओटीपी का ऑप्शन अब आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? तो ओटीपी डिव देखिए यहाँ पे ऊपर चलते हैं, देखिए ये ओटीपी डिव का जो मैंने स्टाइल यहाँ पर डिस्प्ले नन करके रखा हुआ है, इसलिए वो अभी नहीं दिख रहा है। इसे हम डायनेमिकली इसके CSS को चेंज करेंगे jQuery से, तब ये ओटीपी दिख तब ये ओटीपी डिव जो है हमें दिखना शुरू होगा जब हम सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब इंटर ओटीपी इसमें आप देखिए यहाँ पे एक फिर से इंटर ओटीपी का लेवल लगाया और इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास फॉर्म कंट्रोल आईडी इसकी ओटीपी रखी है। ठीक है, मतलब इसकी ओटीपी इसलिए रखी है क्योंकि अगर इसमें जो मैंने ओटीपी इंटर करेंगे हम, वो इसकी वैल्यू इसी आईडी से हम jQuery में यूज़ करेंगे, है ना। इस इनपुट टाइप टेक्स्ट की वैल्यू को इस आईडी से हम वहाँ पे लेंगे, उठाएंगे वहाँ पे कि ओटीपी में जो भी वैल्यू है हमें कुछ एक वेरिएबल लेंगे, वहाँ पे हम स्टोर करवा लेंगे इसी आईडी की ओटीपी को। ठीक है, अब यहाँ पे एक और div क्लास काउंटडाउन बनाया है इसी डिवीजन और ओटीपी डिव के अंदर ही एक और डिवीजन है जिसका क्लास दिया मैंने काउंटडाउन, और ये डिवीजन यहाँ क्लोज है। काउंटडाउन क्या, यहाँ पे हमारा टाइमर चलेगा। ठीक है, जो 30 सेकंड का टाइमर चलेगा रिसेंट ऑप्शन आने के पहले तक का। ठीक है ना, आपको मैंने ओटीपी सेंड करके दिखाया था, तो उसमें एक रिसेंट ऑप्शन भी नीचे आ रहा था, तो वो भी यहाँ चलेगा। अभी हम देखेंगे फिर से। और फिर उसके नीचे मैंने एक लिंक लिया हुआ है, एंकर टैग लिया हुआ है, और उसकी आईडी दी हुई मैंने रिसेंड ओटीपी, मीन्स जब इस पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी वापस से रिसेंड हो जाएगा। और इसका टाइप दे दिया मैंने बटन। आप चाहे तो यहाँ बटन भी रख सकते हैं, बटन टाइप, बस मैंने एक लिंक यूज़ किया है बस। और उसमें href हैश दे दिया, मतलब ये लिंक डमी लिंक है, मीन्स कहीं जाएगा नहीं, इसी पेज पे रहेगा, मतलब कहीं रिडायरेक्ट नहीं होंगे हम। अब इसकी टाइप बटन रख दी है और यहाँ पे रिसेंट लिखा है, एंकर टैग को बंद कर दिया, और यहाँ पे जो हमारी ओटीपी बंद हो गई है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे दो बटन बनाया है मैंने, बटन टाइप बटन, इसकी आईडी रखी है सेंड ओटीपी। ठीक है, इस बटन की आईडी सेंड ओटीपी रखी है, और उसके बाद जो एक नया नीचे बटन बनाया है वो है वेरीफाई ओटीपी। ठीक है, आईडी जो है इसकी क्या है, वेरीफाई ओटीपी। कहने का मतलब है कि ये वेरीफाई ओटीपी हमें दिखना नहीं चाहिए अभी। ठीक है, अभी सिर्फ सेंड ओटीपी दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या किए हैं हम कि वेरीफाई ओटीपी को देखिए यहाँ पे पहले ये भी डिस्प्ले नन रहेगा, मतलब ये अभी भी नहीं दिखना चाहिए जब तक मैं सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक ना करूँ, है कि नहीं। और ये देखिए ये काउंटडाउन जो हमने लगाया था ना, div क्लास काउंटडाउन, और ये जो रिसेंट का बटन है, ये दोनों भी देखिए यहाँ पे रिसेंट ओटीपी और काउंटडाउन दोनों की वैल्यू को भी देखिए, रिसेंट ओटीपी भी डिस्प्ले नन रहेगा और काउंटडाउन का भी डिस्प्ले अभी के लिए नन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले टेबल विड्थ 100%, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट और फॉन्ट साइज 15 पिक्सल यहाँ पर, मतलब कि सेसस की यहाँ पर डिस्प्ले नन नहीं किया है क्योंकि इसके अंदर कुछ टेक्स्ट नहीं है। तो वैसे भी ये अभी डिवीजन को हमें नन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है, विजिबल नहीं होगा अगर इस डिवीजन के अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है। दैट मीन्स देखिए ये काउंटडाउन के अंदर भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, अगर ये लिखा रहता तो वहाँ पे दिखता और वो आ जाता, लेकिन लिखा हुआ नहीं है, तो इसी वजह से मैंने ये खाली छूटा हुआ ये डिवीजन है, तो इसी वजह से इसमें मुझे कुछ दिखेगा नहीं, इस वजह से मैंने इसका डिस्प्ले नन नहीं किया। ठीक, और इसमें बस हम इस डिवीजन में काउंटडाउन टाइमर को डायनेमिकली यहाँ पे यहाँ पे लगा देंगे ताकि काउंटडाउन टाइमर इस पे चलता रहे इस काउंटडाउन डिवीजन पे। अब ये वेरीफाई ओटीपी तक हमें समझ में आ गया, फॉर्म मैंने क्लोज कर दिया है, डिवीजन भी क्लोज। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। ये डिवीजन क्लास जो कॉल 5 आपको दिख रहा है नीचे, ये ऐसे दूसरा कॉलम है। देखिए जो पहला कॉलम बनाया था 6 का है और ये दूसरा 5 का। ऐसे हमारे पास टोटल जो कॉलम होते हैं वो 12 कॉलम होते हैं, तो 6 में डिवाइड करना रहता है, या ऐसे कुछ डिवाइड करना रहता है कि टोटल जो ऐड हो वो 12 हो जाए। तो मैंने पहले को 6 में डिवाइड किया था, तो इसमें 6 में डिवाइड करना था, बट कोई बात नहीं। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद हमें जो कोडिंग करनी है वो क्या करनी है, हमारे जे क्वेरी की कोडिंग करनी है। तो जे क्वेरी से पहले हम देखिए क्या करेंगे कि एक फाइल बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फाइल हम बना लेते हैं कि OTP, है ना, OTP प्रोसेस .php, OTP का प्रोसेस यहाँ पे होगा सारा, मैंने इसे सेव कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस डेमो PHP पे मैंने वो कोड लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये मैं कोड आपको बताऊंगा कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, एक मिनट, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और आपको फिर यहाँ पे समझाऊंगा कि कैसे ये काम करेगा। तो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, सबसे पहले कि यहाँ पे हुआ क्या
कि एक मैंने PHP सेशन स्टार्ट किया, फिर एक ch वेरिएबल लिया, और पोस्ट ch ये क्या है अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। स्विच कैसे यूज़ किया है मैंने, और सेंड ओटीपी जब हो, जब मुझे पास ऐसा स्विच आए सेंड ओटीपी का, तो उसके नीचे मैंने ये जो कोड है सेंड ओटीपी का कोड लिखा है यहाँ तक, ब्रेक से पहले तक ये वाला। तो ये कहाँ से मिलेगा? अब ये कोड, यही कोड है मेन जो हमें ओटीपी भेजने में यूज होगा। तो ये कोड कहाँ से मिलेगा? तो ये कोड हमें मिलेगा, वापस से चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसके एपीआई डॉक्स पे चल जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऐसा कुछ एक खुलेगा, ठीक है। देखिए ये खुलेगा, सेंड एसएमएस ओटीपी पे जाएंगे, सेंडिंग और एसएमएस ओटीपी कस्टम ओटीपी पे जाएंगे यहाँ पे, फिर ट्राई इट आउट यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इसके नीचे देखिए यहाँ पे कोड जनरेशन है, ये कोड जनरेशन में क्लिक करेंगे, पीएचपी में यूज करना है, पीएचपी पे क्लिक करेंगे, और ये ही जो है हमारा, इसे यहाँ से कर लेना है कॉपी, और वहाँ पे अपने कोड में कर देना है यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखिए अभी एक चीज़ यहाँ पे मैं बस सेम, बाकी कोड तो सेम है, तो मैं पहले पेस्ट कर चुका हूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है वापस पेस्ट करने का, लेकिन मैं ये जो लिंक है ये आपको समझाने की है, यूआरएल जो है ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से इस यूआरएल को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक, तो ताकि आपको समझा पाऊँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इसे मैं ये कर देता हूँ, अब देखना समझना यहाँ पे टू फैक्टर डॉट इन एपीआई, इसके बाद वर्जन 1, इसके बाद यहाँ पे ये जो है ना ये आपका एपीआई की है, जो आपको यहाँ पे अपना एपीआई की पेस्ट करना है, कौन सा वाला, यहाँ से जो आप कॉपी करोगे ये वाला, ठीक है, ये वाला एपीआई की आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इसको चेंज कर देना है, रिप्लेस कर देना है, तो जो कि यहाँ पे ये दिख रहा है आपको इसकी जगह पे। फिर एसएमएस को एसएमएस रहने देना है। फिर देखो यहाँ पे ये मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर की जगह पे हमें मोबाइल नंबर तो जो यूजर इनपुट करेगा वो चाहिए ना, इसलिए देखो ये यहाँ पे वो नंबर पोस्ट मोबाइल नंबर में डायनेमिकली उस मोबाइल नंबर को एजेक्स के थ्रू यहाँ पे मंगाया है इस पेज पे, ये समझ में आएगा, अभी देखेंगे आगे कैसे काम कर रहा है। इसलिए फिर यहाँ पे मैंने इस मोबाइल नंबर को प्रोवाइड किया है ना, ये कॉन्कैटिनेट किया डॉट साइन से, और फिर ये नंबर, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ये ओटीपी सेक्शन है ये वाला, तो फिर डॉट कॉन्कैटिनेट करके मैंने ओटीपी को यहाँ पे, ओटीपी कहाँ से मिला हमें, देखिए ओटीपी को मैंने रैंडमली जनरेट करवाया है यहाँ पे, देखिए उसके नीचे ओटीपी, यहाँ पे रैंडम नंबर कोई भी जनरेट होगा, इन ये जो मिनिमम लिमिट है ये मैक्सिमम लिमिट, इन दोनों के बीच का ओटीपी नंबर जनरेट होगा, और उस फिर ओटीपी को मैंने सेशन ओटीपी वेरिएबल में स्टोर करवा लिया ताकि मैं इसे वेरीफाई करवा सकूँ, ठीक है। तो आपको, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे आपको चेंजेस करने हैं, और बस इसके क्या बोलते हैं ये यूआरएल में, ठीक है, और ये आपको आपका एपीआई की यहाँ पे बदल देना है, फिर ये मोबाइल नंबर डायनेमिकली पास करवाना है, और ओटीपी भी डायनेमिकली पास करवाना है, हर बार रैंडम ओटीपी जनरेट होगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पर मैंने एक चेंज किया हुआ है, यहाँ पे सक्सेस करवा दिया इको मैंने, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इको रिस्पॉन्स यहाँ पे मैंने सक्सेस को इको करवा दिया, क्योंकि अगर ओटीपी चला गया है सक्सेसफुली तो सक्सेस ओटीपी ये सक्सेस जो है हमें अपने इंडेक्स पेज पे रिसीव होगा यहाँ पे जे क्वेरी एजेक्स वाले रिक्वेस्ट पे, और फिर हम इसे यूज़ कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा ओटीपी सेंडिंग का कोड, ये बस कुछ करना नहीं था, आपको सारा चीज़ वैसे ही रहने देना है, बस आपको इस ओटीपी में चेंज करना, इस यूआरएल में चेंज करना है, ठीक है, और 2-3 चीज़ ऊपर लिखना है, उसको पेस्ट करने के बाद जो नाम मैंने यहाँ पे यूज़ करवाया, अब देखो यहाँ पे पेस्ट कहाँ करना है, इसी केस में करना है, सेंड ओटीपी वाले केस के अंदर ही पेस्ट करना है, और ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसके बाद दूसरा जो केस है वो वेरीफाई ओटीपी है, मीन्स ये ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए यूज होगा, बस इतना सा कोड है इसका, 2-3 लाइन का कोड है। तो वहाँ से मैंने उसे कॉपी किया, पेस्ट किया, और उसमें एक यूआरएल में चेंज किया, और उसके बाद यहाँ पे नंबर मैंने यहाँ पे डायनेमिकली आएगा, यहाँ पे नंबर कैसे आएगा अभी देखेंगे, ओटीपी जनरेट करवाया, सेशन ओटीपी में करवाया, और उसके बाद सेंड ओटीपी कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ओटीपी पे चलते हैं, ठीक है, और ये जो हमारा जे केरी वाला स्क्रिप्ट है इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करेंगे वहाँ पे, फिर एक एक करके समझेंगे हो क्या रहा है, ठीक है। तो जे केरी को कॉपी पेस्ट करने से पहले मैं एक एक करके कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि आपको समझ में आए। तो पहले तो स्क्रिप्ट, ओके, इसके अंदर ही हम जे केरी का कोड लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट है ना डॉट रेडी, डॉक्यूमेंट जब रेडी हो तो क्या होना चाहिए, फंक्शन हमको चलना चाहिए, और ये अब इसके बीच में मैं एक एक करके कॉपी पेस्ट करते जाऊँगा, आपको समझ चला जाऊँगा कैसे काम करना है। तो जो सबसे पहला हमारा जो कोड है वो देखिए यहाँ पे, हाँ, मोबाइल नंबर को वैलिडेट करने का एक फंक्शन मैंने बनाया है, वैसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो मोबाइल नंबर को वैलिडेट करने का कोड है, तो फंक्शन वैलिडेट मोबाइल नंबर का एक फंक्शन बना लिया, और मोबाइल नंबर यहाँ पे पास करवाएंगे हम,
अब पैटर्न मैंने ये मोबाइल नंबर वैलिडेशन का एक पैटर्न बनाया है, ये रेजेक्स पैटर्न है, रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न इसको बोलते हैं। और अब यहाँ पे मैंने पहले चेक कर लिया कि अगर मोबाइल नंबर नल है, मतलब कुछ भी मोबाइल नंबर नहीं इनपुट किया हुआ है, तो फॉल्स रिटर्न हो जाए, और अगर पैटर्न से मैच नहीं करे तो भी फॉल्स रिटर्न करे। बाकी अगर मैच करने के बाद एल्स रिटर्न ट्रू हो जाए, मतलब अगर ये दोनों ठीक है, ये दोनों के अलावा कुछ है तो मोबाइल नंबर हमारा सही है। मीन्स अगर यूजर ने कुछ भी इनपुट नहीं किया तो मतलब वैलिड मोबाइल नंबर नहीं है, और अगर गलत मोबाइल नंबर इनपुट किया तो भी वैलिड मोबाइल नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर इन दोनों के अलावा कुछ है तो वो वैलिड मोबाइल नंबर है, इसलिए मैंने रिटर्न ट्रू करवा दिया लास्ट में। ये मेरा फंक्शन वैलिडेशन जो है, मोबाइल नंबर वैलिडेशन के लिए एक फंक्शन है बस। उसके बाद की कोड को कॉपी करते हैं। ये सेंड ओटीपी का फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन में इसलिए लिखा है हमने ताकि इसी फंक्शन को हम 2 बार 3 बार यूज ना करना पड़े, मतलब लिखना ना पड़े, एक ही बार हम लिखेंगे और उसको यूज कर लेंगे बार बार, ठीक है। इसके बाद देखिए ये फंक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है वैलिडेट का। तो ये सेंड ओटीपी का फंक्शन, सेंड ओटीपी फंक्शन इसके नीचे मैं कॉपी कर लूँगा, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे हो क्या रहा है समझते हैं। सेंड ओटीपी फंक्शन एक बनाया जिसमें भी फिर मोबाइल नंबर को मैं पास करवाऊंगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक वेरिएबल देखिए यहाँ पे जो सी एच है सेंड ओटीपी, देखिए ये जो वेरिएबल सी एच में मैंने सेंड ओटीपी करवाया है ना, ये ही सेंड ओटीपी केस बन करके इस ओटीपी प्रोसेस में जाएगा। और अगर चॉइस में इस वेरिएबल में सेंड ओटीपी नाम का मतलब सेंड ओटीपी आया है, ठीक है, अगर सेंड ओटीपी रिसीव हुआ है, सेंड ओटीपी वाला केस रिसीव हुआ है, तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा, मतलब ओटीपी सेंड करने वाला केस एग्जीक्यूट होगा। और अगर इसी चॉइस में जब वेरीफाई ओटीपी वाला आएगा तो ये वेरिफिकेशन ओटीपी वाला केस एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने केस स्विच पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे चलते हैं, और सेंड ओटीपी वाले केस में एक मैंने एक एजेक्स रिक्वेस्ट बनाया, एजेक्स रिक्वेस्ट यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे यूआरएल क्या है हमारा, डेमो.php, लेकिन हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है अभी, ओटीपी प्रोसेस हम लिख देंगे यहाँ पे, ओटीपी प्रोसेस, ओटीपी प्रोसेस डॉट php, ठीक है। ये था मेथड पोस्ट रहेगा, डेटा क्या क्या जाएगा, देखिए यहाँ से ही डेटा डायनेमिकली वहाँ जाएगा। देखो डेटा मैंने क्या भेजा है, मोबाइल, देखो यहाँ पे डेटा मोबाइल, ये मोबाइल हमें कहाँ से मिल रहा है, देखो ये मोबाइल दिख रहा है, ये मोबाइल पास हुआ है, ये मोबाइल यहाँ पे डेटा बन के कहाँ जाएगा, देखो ये जो मोबाइल है यहाँ जाएगा इस ओटीपी प्रोसेस में, और कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे हम स्टोर करवा रहे हैं, देखिए ये नंबर में, ये पोस्ट मूव है ना, एजेक्स रिक्वेस्ट के थ्रू यहाँ पे इस मोबाइल नंबर को भेजे हैं, और इस मोबाइल नंबर को फिर हम यहाँ पे पास करवा दें इसके यूआरएल में, ताकि इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड हो सके, ठीक है। दूसरा जो डेटा मैंने भेजा है एजेक्स के थ्रू, क्या भेजा है, सी एच चॉइस, चॉइस में अभी क्या जाएगा, सेंड ओटीपी, सेंड ओटीपी यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे जाएगा तो सेंड ओटीपी वाला कैसे एग्जीक्यूट होगा, हम पहले ही बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, डेटा टाइप मैंने टेक्स्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब सक्सेस, देखो डेटा टाइप जब भी आप लिखोगे ये सब ध्यान से लिखना है, जेक्वेरी का जितना भी कोड है बिल्कुल ध्यान से लिखना है। अगर आपने एक कॉमा भी मिस कर दिया तो पूरा कोड आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपने एक से कॉमा भी मिस कर दिया पूरा कोड काम नहीं करेगा, और आप ढूंढते रहोगे कि गलती कहाँ पे हुई है। इस वजह से बहुत ध्यान से लिखना है जेक्वेरी का कोड, ठीक है। तो सक्सेस फंक्शन, और फिर अगर सक्सेसफुली अगर ओटीपी सेंड हुआ है तो ये डेटा जो मैंने पास करवाया हुआ है ना, इस डेटा में क्या रिसीव होगा, ये जो इको मैंने लास्ट में करवाया ना, इस केस में इको सक्सेस, ये रिसीव होगा। अगर डेटा पुलिस सक्सेसफुली सेंड हो गया ओटीपी मेरा, तो ये सक्सेस यहाँ पर रिसीव होगा, है ना, इस फंक्शन में। और अगर इसलिए मैंने चेक कर लिया कि ये अगर इफ डेटा इक्वल टू सक्सेस है, अगर सक्सेसफुली डेटा सेंड हुआ है, तो देखिए ओटीपी डिव का ओटीपी डिव जो था अब उसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाना चाहिए। ओटीपी डिव मीन्स जो पहले हाइड था, ओटीपी डिव में क्या है हमारा, 3 चीज़ है। एक ओटीपी इनपुट करने वाला हमारा इनपुट टेक्स्ट है, ठीक है, इनपुट करने वाला टेक्स्ट है हमारा, इसमें ओटीपी इनपुट करेंगे। और जो सेंड ओटीपी वाला बटन था, ये सेंड ओटीपी का बटन था, उसका डिस्प्ले नन, मतलब वो बटन नहीं दिखना चाहिए सेंड ओटीपी वाला, क्योंकि ओटीपी तो सेंड हो चुका है, तो उसकी डिस्प्ले मैंने नन करवा दी। और वेरीफाई ओटीपी का डिस्प्ले ब्लॉक करवा दिया, मतलब जो वेरीफाई ओटीपी बटन जो पहले नहीं दिख रहा था अब वो दिखने लगेगा, ब्लॉक हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक फंक्शन को मैंने कॉल किया टाइमर। टाइमर क्या करेगा, ये टाइमर फंक्शन टाइम को काउंटडाउन शुरू कर देगा 30 सेकंड का, ठीक है। तो वो हम टाइमर फंक्शन जो यहाँ पे मैंने कॉल किया, इसके बाद में यहाँ पे करेंगे, देखेंगे कैसे काम करता है। फिर देखिए यहाँ पे आगे क्या क्या है, ओटीपी मैसेज में HTML में मैंने एक डिवीजन क्लास अलर्ट, अलर्ट सक्सेस, फिर यहाँ पे उसमें क्या लिखा, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। और डॉट फेड इन का मैसेज क्या है, jQuery का यहाँ पे कॉल। तो फेड इन क्या करेगा कि इसको ये जो हमारा ओटीपी मैसेज जो हमने डिवीजन बनाया था, तो वहाँ पे हमें दिखेगा ओटीपी सेंड सक्सेसफुली का मैसेज। और यहाँ पे फिर देखिए विंडो डॉट सेट टाइम आउट फंक्शन, फिर 1000 मीन्स इसका क्या मतलब है कि 1000 मतलब 1000 मतलब 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड खत्म हो जाने के बाद ये ओटीपी मैसेज जो फेड आउट हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड तक दिखेगा, उसके बाद फेड आउट हो जाएगा।
यहाँ पे मैंने फेड इन का यूज़ किया ताकि वो शो हो जाए, और फेड आउट का यूज़ किया 1 सेकंड के बाद ताकि वो फिर से वापस चला जाए, गायब हो जाए। अब देखिए ये अगर सक्सेसफुली हुआ तो इतना होगा, इतने सारे चीज़ होगा अगर सक्सेस हो गया तो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एल्स का पार्ट है यहाँ पे, एल्स यहाँ पे खत्म हो रहा है, राइट? एल्स वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि हमें वैसे ही कुछ मैसेज आएगा कि एरर इन सेंडिंग ओटीपी, ठीक है? ओटीपी सेंड होने में एरर आया, और फिर यहाँ पे जो हमारा ओटीपी मैसेज था इसको हटा देते हैं हम। ओके, 1 मिनट, इसको अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, और ये दोनों चीज़ को आपको बस कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है? वहाँ पे पहले से लिखा हुआ है तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ओटीपी मैसेज यही वाला, और यहाँ पे सक्सेस की जगह बस डेंजर कर देंगे ताकि हमें डेंजर क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है अगर सक्सेसफुली सेंड नहीं हुआ तो एरर, एरर इन सेंडिंग ओटीपी आ गया, ठीक है? ऐसा कुछ कि ओटीपी सेंड करने में कुछ एरर आया है। इसमें हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है? ये एरर इन सेंडिंग ओटीपी। अब और ये फेड आउट हो जाएगा 1000 मतलब 1 सेकंड के बाद। अब ये हो गया, एल्स पार्ट खत्म हो गया। ये क्या है हमारा? ओके, ये जो है हमारा, हाँ ये सक्सेस डेटा का था, और यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा एजेक्स रिक्वेस्ट, और फिर यहाँ पे जो ख़त्म हुआ है ये हमारा फंक्शन ख़त्म हो गया है ना, एंड ऑफ सक्सेस। यहाँ पे जो इसके नीचे एंड ऑफ सेंड ओटीपी फंक्शन, यहाँ पे ये फंक्शन एंड हो गया, ठीक है? अब इसके बाद क्या किया गया है देखो, आगे चलते हैं ओटीपी सेक्शन में। सेंड ओटीपी का खत्म हो गया काम। मैंने इसे फंक्शन के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि जब हम रिसेंड बटन पे क्लिक करेंगे ना तो फिर से इसी फंक्शन को कॉल करेंगे, दोबारा यहाँ पे वो सारा कोड लिखने का जरूरत नहीं है ना, कॉपी पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, इसी वजह से। अब आते हैं हमारे ओटीपी में, इसके नीचे क्या देखिए, रिसेंड ओटीपी देखिए यहाँ पे, ठीक है? रिसेंड ओटीपी में होगा तो क्या होगा, इस पर क्लिक कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, है ना? है ना? यहाँ पे होगा क्या, रिसेंड ओटीपी फंक्शन, पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, रिसेंड ओटीपी के बटन, बटन जो मैंने एंकर टाइप का टाइप बटन लिया था, देखिए ऊपर चल के देखते हैं एक बार फिर से। देखिए यहाँ पे आईडी रिसेंड ओटीपी है, टाइप बटन है और रिसेंड, इस पर जब क्लिक करें हम तो क्या होना चाहिए, देखिए इस पर जब क्लिक करें हम तो फिर से वो मोबाइल नंबर हमें आना चाहिए। मोबाइल नंबर की वैल्यू कहाँ पे थी, उस आईडी मोबाइल पे थी, ठीक है? आईडी मोबाइल की वैल्यू को मैंने वैर मोबाइल पे मैंने स्टोर करवा लिया है, ठीक? अब देखिए कैसे होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आईडीज़ की क्या है, मोबाइल है, इसी में हम मोबाइल नंबर हम इनपुट करेंगे। तो जब हम रिसेंट पे क्लिक करें, रिसेंट बटन पे, तो हमारा मोबाइल नंबर वायर मोबाइल में ये मोबाइल आ गया। अब सेंड ओटीपी, अब देखो यहाँ पे मोबाइल पास करवा दिया मैंने, है ना? सेंड ओटीपी के पैरामीटर क्या दिया है, मोबाइल पास करवाया, तो ये मोबाइल कहाँ जाएगा, अब इस फंक्शन के पास जाएगा। फंक्शन सेंड ओटीपी कॉल हुआ और ये मोबाइल इस जगह पे कॉपी हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और ये चला जाएगा ओटीपी प्रोसेस के बाद, और फिर यहाँ पे अब इस वेरिएबल में आ जाएगा, नंबर वेरिएबल में। समझ में आया कैसे काम करता है? कि यहाँ पे जो फंक्शन पे मैंने पास करवाया उस फंक्शन से होते हुए उस ओटीपी प्रोसेस तक जा रहा है, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, दिस डॉट हाइड, दिस मतलब ये दिस किसको रेफर कर रहा है, अभी किस पे क्लिक कर रहे हैं, अभी हम रिसेंट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, इसको रेफर कर रहा है। अब इसको हमको हटा देना, हाइड कर देना है इसको, ठीक है? क्योंकि रिसेंट बटन पे क्लिक करने के बाद ये हाइड हो जाएगा और टाइमर चालू हो जाएगा, तो मैंने इसे हाइड कर दिया। रिसेंट बटन पे क्लिक करने के बाद सेंड ओटीपी मोबाइल को, देखो सेंड ओटीपी मोबाइल फंक्शन को मैंने कॉल किया और इस बटन को हाइड कर दिया, ठीक है? और टाइमर भी मैंने सेंड ओटीपी फंक्शन में कॉल किया हुआ है, इसलिए इसको दोबारा वहाँ पे कॉल करने का जरूरत नहीं है। देखो यही है। अब आगे चलते इसके बाद क्या हुआ है, सेंड ओटीपी बटन, ये पहला बटन होना चाहिए था, रिसेंड ओटीपी से पहले ये वाला काम हो जाना चाहिए था मेरा, ठीक है? तो कोई बात नहीं है उसमें। अब हम इसके ऊपर यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। पहले यहाँ लिख लेते हैं एंड ऑफ रिसेंड, एंड ऑफ रिसेंड, ठीक है? ओटीपी फंक्शन, और इसके नीचे मैंने सेंड ओटीपी फंक्शन यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे जो ख़त्म हुआ है तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंड ऑफ सेंड ओटीपी फंक्शन। देखो यहाँ पे अब जो सेंड ओटीपी फंक्शन में क्या हो रहा है हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो
सेंड ओटीपी, जब सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे, जो बटन मैंने बनाया हुआ था सेंड ओटीपी का, ऊपर चल के देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए बटन टाइप बटन आईडी सेंड ओटीपी, जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होने वाला है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे मोबाइल में एक फिर से वेरिएबल लिया मोबाइल नाम का, और उसमें उस आईडी की वैल्यू जो मोबाइल नंबर हम इनपुट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे इफ़ वैलिडेट मोबाइल इक्वल टू फॉल्स। देखिए वैलिडेट मोबाइल को मैंने कॉल किया है, वैलिडेट मोबाइल जो फंक्शन मैंने सबसे ऊपर लिखा था यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर फंक्शन वैलिडेट करने वाले है, ये यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर पास करवाया पैरामीटर में। तो देखिए यहाँ पे ये जो मोबाइल यहाँ पे पास करवाया है वो कहाँ जाएगा, यहाँ से पास होके इसके पास चला जाएगा वैलिडेट मोबाइल यहाँ पे। अब ये कॉपी हो जाएगा और यहाँ से चेक कर लेगा कि ये मोबाइल नंबर अगर नल है, मोबाइल नंबर की वैल्यू या और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट हो जाएगी हमें। और फिर यहाँ पे थे, है ना, कि अगर वैलिडेट मोबाइल नंबर फॉल्स मिल जाए, अगर रिटर्न हमें फॉल्स मिला है तो फिर उसी ओटीपी मैसेज में हमें क्या दिखा देना है कि इंटर वैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है। और एल्स अगर ऐसा नहीं है, फॉल्स नहीं है, ट्रू है, तो सेंड ओटीपी बटन पे फिर से हमें सॉरी सेंड ओटीपी फंक्शन को हमें कॉल कर देना है ना, और मोबाइल नंबर फिर से पास करवा देना है उस मोबाइल नंबर को, तो ओटीपी उसी मोबाइल पे चला जाएगा वापस। अब अब देखिए यहाँ पे फेड इन करवाया थे ना इस ओटीपी मैसेज को, तो इसे फेड आउट करवाने के लिए फिर से मैंने ये मैसेज लिखा है, ये पहले भी समझा चुका हूँ मैं आपको कि 1 सेकंड के बाद ये ओटीपी मैसेज जो है वो फेड आउट हो जाए, मीन्स वो गैप हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सेंड ओटीपी फंक्शन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, इतना ही सा था इसका कोड, ठीक है, आसान है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, अब क्या बच गया है हमारे पास। अब देखिए वेरीफाई ओटीपी बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, वेरीफाई ओटीपी बटन पे क्लिक करने के बाद इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, फिर समझते हैं। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं वेरीफाई ओटीपी स्टार्ट्स, वेरीफाई ओटीपी फंक्शन स्टार्ट्स, ठीक है, इसे पेस्ट कर लेते हैं। एंड ऑफ वेरीफाई ओटीपी फंक्शन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करें तो क्या होगा। अब वेरीफाई ओटीपी बटन कहाँ पे बनाए थे हम, ऊपर चल के देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस जस्ट सेंड ओटीपी के नीचे, और ये वेरीफाई ओटीपी पहले हमारा क्या था, डिस्प्ले नन था इसका सबसे शुरू में। अभी जब हम सेंड ओटीपी पे जब क्लिक किए, जब हम सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक किए थे तब ये सब सारे डिस्प्ले हो गया था क्या, है ना। देखिए जब फंक्शन सेंड ओटीपी जब हम क्लिक कर रहे थे और अगर डेटा सक्सेसफुली सेंड हो गया था ओटीपी, तब हमने देखिए वेरीफाई ओटीपी को भी डिस्प्ले यहाँ पे ब्लॉक करवाया था, फिर ओटीपी डिव को भी ब्लॉक करवाया था और उस सेंड ओटीपी बटन को नन करवा दिया था, ये हम पहले भी समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो जब हम वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करें तो एक वेरिएबल ch नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने क्या स्टोर करवाया, वेरीफाई ओटीपी। इसी चीज़ को हम कहाँ पे भेजेंगे, इस ओटीपी प्रोसेस के पास। अब ओटीपी, अब देखिए ये क्या है, ये जो हमारा ओटीपी है वो ओटीपी का वैल्यू, मतलब जो यूजर ने इनपुट किया है, एक ओटीपी वेरिएबल लिया जिसमें यूजर के इनपुट वेरिएबल, यूजर के इनपुट वाला ओटीपी को स्टोर करवा लिया। फिर से मैंने एक एजेक्स रिक्वेस्ट चलाया यहाँ पे। एजेक्स रिक्वेस्ट में क्या यूआरएल क्या रहेगा हमारा, यूआरएल वही रहेगा हमारा ओटीपी प्रोसेस, ठीक है, ओटीपी प्रोसेस डॉट पी एच पी, ओटीपी प्रोसेस डॉट पी एच पी, ठीक है, ये हमारा रहेगा। बाकी सब मेथड पोस्ट वही रहेगा। अब देखिए इस ओटीपी में चला जाएगा ओटीपी, और सी एच चॉइस में चॉइस चला जाएगा ये वेरीफाई ओटीपी। अब यहाँ पे आते हैं, अगर इसी सी एच में, अगर इसी पोस्ट सी एच में हमारे पास वेरीफाई ओटीपी आया होगा तो कौन सा केस केस स्विच होगा यहाँ पे, ये वाला वेरीफाई ओटीपी वाला के पास आएगा। अब वेरीफाई ओटीपी वाले के पास देखिए एक यूजर ओटीपी, जो अभी यूजर के पास से हम यहाँ पे ओटीपी मंगवाए ना, देखिए ये ओटीपी जो है यहाँ पे, ये वाला ओटीपी यूजर के पास से मंगवाया, क्योंकि इस ओटीपी में मैंने क्या करवाया था, यूजर के ओटीपी को स्टोर करवाया था, इसी ओटीपी को मैंने यहाँ भेज दिया। अब वो वाला ओटीपी इस यूजर ओटीपी में आ गया, स्टोर हो गया, और इस यूजर ओटीपी में स्टोर हो गया। उसके बाद ये वेरीफाई ओटीपी जो है यहाँ पे, ठीक है, वेरीफाई ओटीपी जो वेरिएबल है उसमें मैंने क्या स्टोर करवाया है, सेशन ओटीपी। सेशन ओटीपी कहाँ से मिलेगा मुझे, देखिए यहाँ पे था ना, जब मैंने ओटीपी सेंड करवाया था तब उसी ओटीपी को मैंने सेशन ओटीपी में स्टोर करवा लिया था ताकि इसे वेरीफाई कर सके। आगे आते हैं, बस मैंने यहाँ पर चेक कर लिया कि अगर वेरीफाई ओटीपी और यूजर ओटीपी दोनों अगर सेम है ना, जो ओटीपी सेंड हुआ मोबाइल नंबर पर और जो यूजर ने ओटीपी इंटर किया दोनों अगर सेम है तो सक्सेस ही को करवा दीजिए। और ये सक्सेस कहाँ पे रिसीव होगा, हमें यहाँ इस सक्सेस फंक्शन पे रिसीव होगा। तो अब यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कि इफ डेटा इक्वल टू सक्सेस, अगर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है तो ओटीपी मैसेज में क्या कर दीजिए आप, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली का एक मैसेज क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डॉट शो ये jQuery का फंक्शन है, और डॉट फेड आउट मतलब 400 मिली सेकेंड मीन्स 4000 मिली सेकेंड मीन्स 4 सेकंड के बाद ये ओटीपी मैसेज डिसअपियर हो जाएगा हमारा कि ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। और अगर सक्सेस नहीं हुआ है तो ओटीपी डिड नॉट मैच वाला हमारा मैसेज आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक भी समझ में आया होगा, ठीक है।
ये जो है हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ, एजेक्स रिक्वेस्ट जो है हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ, बाकी इसके अंदर का कोडिंग है। तो बहुत ही ध्यान से ये कोड करना है, ठीक है, ताकि कहीं भी गलती होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद और क्या है हमारा जो मेन चीज़ है, देखिए यहाँ पे जो सबसे मेन है हमारा ये फंक्शन, टाइमर फंक्शन, ये सबसे नीचे लिखा हुआ है। इसे कॉपी कर लेते हैं और समझते हैं, ये लास्ट है हमारा और ये कंप्लीट हो जाएगा। कंट्रोल सी, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट ऑफ टाइमर फंक्शन, ये पेस्ट कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं एंड ऑफ टाइमर। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक फंक्शन बनाया है मैंने टाइमर, और उसके अंदर एक वेरिएबल ले लिया है टाइमर 2 नाम का, जिसमें मैंने जितना ड्यूरेशन रखना है उसको यहाँ पे स्टोर करवा लेना है, ठीक है। 30 सेकेंड, 45 सेकेंड या 60 सेकेंड, तो इस तरह से वो ड्यूरेशन आपको यहाँ पे स्टोर करवा लेना है। तो ये मिनट और ये सेकेंड है, ठीक है। 0 मिनट 31 सेकेंड। अब वैर इंटरवल मैंने एक वेरिएबल लिया है और उसमें एक फंक्शन कॉल किया सेट इंटरवल, ठीक है। ये jQuery का फंक्शन है जिसमें सेट इंटरवल कहने का मतलब उसके अंदर फिर एक फंक्शन चलेगा। कब, देखिए सेट इंटरवल में क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए ये जो खत्म, ये देखिए ये जो ये अंडरलाइन दिख रहा है आपको, ये जहाँ से शुरू हुआ है और खत्म कहाँ पे हुआ है, देखिए यहाँ पे है ना। और उसके पहले कॉमा और ये एक 1000 मतलब 1 सेकेंड के बाद, हर एक 1 सेकेंड के बाद ये सेट इंटरवल कहने का मतलब ऐसा फंक्शन जो जितना गिवन टाइम है उसके बाद वो बार बार कॉल होगा ये फंक्शन, ठीक है। हर एक 1 सेकेंड के बाद मीन्स 1000 मिली सेकेंड मीन क्या, 1 सेकेंड के बाद ये सारा कोड बार बार कॉल होगा। आपको बात समझ में आया है ना। सेट इंटरवल एक फंक्शन है जिसके अंदर जो मैंने कॉमा के बाद ये फंक्शन पहले लिखा हुआ, देखिए ये फंक्शन जो यहाँ से शुरू हुआ है ना वो यहाँ पे खत्म हो चुका, और कॉमा देखिए 1000 मीन्स 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड के बाद ये सारा जो फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक वाला, इस बीच का ये चीज़ बार बार कॉल होगा 1 सेकेंड। कब तक कॉल होगा, जब तक ये टाइम पूरा खत्म नहीं हो जाता है ना। तो आगे बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था टाइमर 2 नाम का, जिसमें 31 सेकेंड मैंने स्टोर करवाया, 31 सेकेंड। और फिर वायर टाइमर यहाँ पे बनाया जिसमें इस टाइमर 2 को पास करवाया, और इसे स्प्लिट फंक्शन है, स्प्लिट कर देने फंक्शन मतलब क्या, यहाँ पे जो मैंने पास करवाया इसके इस यहाँ पे मतलब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये डॉट है, कॉलन है, यहाँ पे कॉलन है, मीन्स कॉलन के पास ही ये दोनों को स्प्लिट कर देगा, बांट देगा, मतलब दो अलग अलग एरे बना देगा। एक एरे में किसको रख देगा, टाइम को, और एक मिनट को, और एक एरे में सेकंड को। देखिए यहाँ पे वायर मिनट्स में मैंने क्या किया यहाँ पे, अब ये टाइमर परसेंट नाम का एक फंक्शन है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। जब भी ये स्प्लिट फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं ना तो ये हमें स्ट्रिंग हमें देता है, ठीक है, स्ट्रिंग आउटपुट देता है हमें। तो हम उसे स्ट्रिंग को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और टाइमर टाइमर एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे। इस टाइमर के 0 में हमने क्या स्टोर करवा लिया है, मिनट को, और टाइमर के 1 में सेकेंड को। ये 10 जो है ना कॉमा देकर 10, ये बेस है, मीन्स डेसिमल डेसिमल नंबर में हमें ये चाहिए था, ठीक है। ये बेस है हमारा, हम पढ़े ना नंबर सिस्टम, डेसिमल ऑक्टल, वो तो इसमें डेसिमल नंबर में चाहिए। तो यहाँ पे मिनट में मैंने मिनट को स्टोर करवा लिया, और सेकंड में मैंने सेकंड को स्टोर करवा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड माइनस माइनस हुआ है, ठीक है, सेकंड को एक कम कर दिया, 31 था तो 30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा आगे, हर एक सेकंड में, क्योंकि सेकंड तो माइनस होना है ना इसलिए माइनस हो रहा है सेकंड, 31 से, तो अब 31 से 30 हो जाएगा, फिर 30 से। अब उसके बाद देखो कि यहाँ पे आगे क्या हो रहा है कि मिनट में फिर क्या किया, चेक कर लिया मैंने। मिनट में मैंने चेक किया कि सेकेंड इज लेस देन 0, अगर सेकेंड 0 से कम हो गया, सेकेंड 0 से कम हो गया, दैट मीन्स कि वो खत्म हो चुका, वो पूरा 60 सेकेंड। तो अब मिनट को एक कम कर दीजिए, माइनस माइनस मिनट, और अगर ऐसा नहीं है तो मिनट को मिनट ही रहने दीजिए। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये अगर 1 मिनट यहाँ रहता, और यहाँ पे अगर 59 60 सेकेंड आ जाता, है ना, 69 से घट मतलब 60 से घटते घटते आ जाता है मेरा 0 सेकंड तक। अब 0 हो गया मीन्स 0 से कम, उसके बाद हो जाएगा माइनस में। तो जब ऐसा होगा तो नहीं, ऐसा नहीं होना है, हमको मिनट को कम कर देना है ना। 1 मिनट से अब 0 मिनट हो जाएगा, ऐसा घटता जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो मिनट में मिनट का वैल्यू ही रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर अभी 0, ठीक है, ये 0 मिनट है यहाँ पे, ठीक है। अभी सेकंड 0 होगा, अभी तो नहीं होगा क्योंकि अभी तो 31 सेकंड है, ठीक। 31 सेकंड है, 30 होगा, 29, इससे जब घटता चला जाएगा, तो जब सेकंड 0 से कम हो जाएगा तब माइनस, जब माइनस में हो जाएगा मिनट, तो अब 0 से कम मिनट क्या होगा, तब उसके लिए हम यहाँ पे आगे ये वाला यूज़ किए हैं हमने, एक कंडीशन यूज़ किया जो आगे देखेंगे। उसके नीचे देखते हैं पहले, सेकंड इज इक्वल टू सेकंड इज लेस देन 0,
है ना। अगर सेकंड जीरो से कम है तो सेकंड को 59 में बदल दीजिए फिर से, है ना। सेकंड अगर जीरो से कम हो जाए, जीरो तक है और जीरो से कम होने लगे तो 59 में बदल दीजिए, सेकंड में 59 फिर से वैल्यू स्टोर हो जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो सेकंड में सेकंड ही रहने दीजिए, तब तक तो वो सेकंड ही रहेगा। अगर 59 58 तब तक वो सेकंड में ही स्टोर होता रहेगा। जैसे ही सेकंड का वैल्यू जीरो होगा वापस से उस पर 59 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और यूज़ किया गया है कि इफ सेकंड, सेकंड का वैल्यू अगर 10 से कम है, देखिए 10 से कम होगा तो जीरो प्लस सेकंड लिखना है हमें, मतलब 10 से कम होने के बाद 0908 करके आए, ऐसा आया, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है 09080706 ऐसे करके हमें सेकंड दिखाए, बस इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया है ना। एक्चुअली ये फंक्शन मैंने नहीं क्रिएट किया, ये फंक्शन मुझे स्टैक ओवरफ्लो से मिला था, तो स्टैक ओवरफ्लो से मिला उसको मैंने बस थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, थोड़ा सा बदल दिया है कस्टम, ताकि वो हमारे इस ओटीपी के हिसाब से जो हमने बनाया है ओटीपी सेंडिंग उसके हिसाब से ये काम कर सके। तो ये परफेक्टली टाइमर है, परफेक्ट टाइमर है, फंक्शन है, बहुत ही अच्छा है, जो आसानी से समझ में भी आता है और काम भी करता है। तो अब सेकंड अगर 10 से कम हो जाए ना तो हमें अब सेकंड को 0 प्लस सेकंड, दैट मीन्स अगर 9 है तो 09 फिर 08 ऐसे करके दिखाए। और अगर सेकंड 10 से कम नहीं है तो सेकंड उसी तरह से दिखाते रहे 48 49 ऐसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये काउंटडाउन जो हमने बनाया था ना एक डिवीजन, जिसमें एचटीएमएल हमने क्या लिख दिया कि रिसेंट ओटीपी इन, है ना, और एक बोल्ड क्लास टेक्स्ट प्राइमरी मीन्स ब्लू कलर में दिखेगा वो, और प्लस कॉन्कैटिनेट किया मिनट्स, फिर प्लस फिर ये वाला साइन ऐसा दिखे, प्लस सेकेंड्स, ये कॉलन दिखेगा ना, मिनट और सेकंड के बीच में कॉलन दिखना जरूरी है ताकि वो दोनों सेपरेट हो सके, फिर प्लस सेकेंड्स, फिर इतने सेकंड्स, मतलब ओटीपी रिसेंट ओटीपी इन 50 सेकंड्स 49 सेकंड्स ऐसा करके ये दिखता चला जाएगा, है ना। हमने 30 में बंद रखा है ना टाइमिंग, तो रिसेंट ओटीपी इन 30 सेकंड 29 सेकंड ऐसे करके इसी की वजह से दिखेगा, ये हर एक सेकंड में ये बदलता जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर सेकंड का वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो है और मिनट का ही वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो है, मतलब हमारा टाइमर खत्म हो चुका है। मिनट का वैल्यू लेस देन जीरो हो गया मीन्स टाइमर तो खत्म हो गया ना, क्योंकि मिनट जीरो से कम नहीं होगा अभी। तो इसी वजह से हम क्या किए, फिर यहाँ पे क्लियर इंटरवल और इंटरवल वेरिएबल को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मतलब अब ये टाइमर को रोक दो, इसका यह मतलब है कि अब ये क्लियर इंटरवल कहने का मतलब अब ये टाइमर को रोक दो। ये देखिए वेरिएबल इंटरवल में ही ना ये फंक्शन हमने कॉल किया था। तो अगर सेकेंड का वैल्यू और मिनट का वैल्यू जीरो के बराबर या कम हो जाए उससे, तो अब इसको क्लियर कर दो, अब हमें टाइमर नहीं चलाना है। क्लियर करने के जस्ट बाद जो काउंटडाउन था, अब काउंटडाउन में जो टाइमर चल रहा था उसकी एचटीएमएल मैंने नल कर दिया, मतलब अब वो वापस से टाइमर नहीं दिखेगा, हमें टाइमर दिखना नहीं चाहिए, इसलिए एचटीएमएल फिर नल, है ना, कुछ नहीं रखना चाहिए। अब रिसेंट ओटीपी कब सीएसएस डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है, अब वो फिर से रिसेंट ओटीपी जो बटन था जो हाइड किया था हमने, वो फिर से दिखने लगेगा जब टाइमर खत्म होगा तो। और फिर जब रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए फिर रिसेंट ओटीपी करेगा, फिर ये हाइड हो जाएगा और फिर वो टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। और ये टाइमर को कहाँ पे कॉल किया गया है, सेंड ओटीपी फंक्शन में, है ना, यहाँ पे। अब समझ में आया टाइमर कैसे काम कर रहा है। टाइमर हर एक सेकंड में खुद को कॉल करता रहेगा जब तक कि टाइमर खत्म ना हो, ठीक है। ये हमारा टोटल कोडिंग था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी नहीं इसमें समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा ये कोड हमारा index.php वाला काम करता है या नहीं, ठीक। चलते हैं यहाँ पे, ये हमारा है index.php। अभी हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं, देखिए इंटर वैल्यू मोबाइल का ऑप्शन आ रहा है। अब हम एक वैलिड मोबाइल नंबर इनपुट करते हैं, ठीक है। अगर कुछ गलत मोबाइल नंबर पे इनपुट कर दे कुछ ऐसा, तो इंटर वैल्यू मोबाइल नंबर, है ना, ये भी तो कुछ वैल्यू मोबाइल नंबर नहीं है, ऐसा कुछ, देखिए इंटर वैल्यू मोबाइल नंबर। अब हम एक वैल्यू मोबाइल नंबर इनपुट करते हैं, ठीक है, ये वैल्यू मोबाइल नंबर है। सेंड ओटीपी, देखिए ओटीपी सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आया। अब देखिए ये जो हमारा ये सेंड ओटीपी इन ये वाला 27 सेकेंड्स, ये हमारा टाइमर चलना शुरू हो गया। अब देखिए हमारे पास ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी इंटर करता हूँ 674378, 674378। देखिए 674378 है हमारा, हम 8 की जगह 9 डालते, मतलब गलत ओटीपी डालते तो क्या होगा, ओटीपी डिड नॉट मैच, 78 डाल देते जो पहले से था। देखिए ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो हमारा कोड परफेक्टली काम कर रहा है मीन्स, है ना। तो यही था हमारा ओटीपी वेरिफिकेशन का। अगर इसमें अब देखिए ये रिसेंट का ऑप्शन है, अब हम देख लेते हैं हमारा रिसेंट बटन भी काम करता है कि नहीं। मान लीजिए मुझे ओटीपी नहीं आया होता, मैं रिसेंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक। देखिए रिसेंट पे क्लिक किया मैंने, देखिए ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, और देखिए ये फिर से टाइमर चलना शुरू हो गया, है ना। ओटीपी सेंड करने के बाद वो टाइमर फंक्शन हमने कॉल किया था फिर से चलना शुरू हो गया। अब जो ओटीपी आया है हमारे पास वो आया है 4687, देखते हैं अब ये वेरीफाई होता है कि नहीं, 94, है ना। देखिए ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, दोबारा भी वेरीफाई हो गया।
तो हमारा ये अब जो कोड था ये परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारा ओटीपी वेरिफिकेशन का। ठीक है, ओटीपी प्रोसेस जो है ये हमने एजेक्स एजेक्स के थ्रू इस पेज पे सारा काम किया ना, एजेक्स के थ्रू यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजा सेंड ओटीपी करने के लिए और वेरीफाई ओटीपी करने के लिए भी, है ना। तो ये इसे ध्यान में रखना है और अच्छे से कोडिंग करना है। यहाँ पे अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। जो मेन पार्ट था हमारा, बस ये हमारा जो क्या था, ये यूआरएल था, इस यूआरएल में कैसे चेंज करना है। ठीक है, मैंने आपको ये भी समझाया। तो आई होप अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।